सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मवेशी मंडियों का आपने सुना होगा, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, इस तरह की मंडियों का आपने सुना होगा। लेकिन आपको पता है ऐवान में भी मंडी लगती है, ऐवान के लिए भी मंडी लगती है, सेनेट के लिए भी मंडी लगती है। जी हाँ, ये मंडियाँ लगती हैं और ये सबको पता है कि लगाई जाती है, बोलियाँ लगती हैं, लेकिन कोई मानेगा नहीं। सबूत आ भी जाएं तो नहीं मानेगा। अब हुकूमत जिस तरह से कोशिश कर रही है कि सेनेट इलेक्शन को किसी तरह से कोई साफ शफाफ बनाया जाए, उसके लिए फिर ऑर्डिनेंस भी हुकूमत लेकर आई, एक मशरूत ऑर्डिनेंस। और उस हवाले से आज हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे अपने प्रोग्राम का ही कि असद खरल साहब ने कब इस हवाले से पहले ही आगाह कर दिया था, पहले ही उन्होंने बता दिया था और ये उन्होंने तज्जिया नहीं, खबर दी थी कि क्या होने जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ वो वीडियो जो इस वक्त हर जगह डिस्कस हो रही है, हर जगह जिस पर बहस हो रही है कि सेनेट इलेक्शन 2018 उस दौरान किस तरह तहरीके इंसाफ के लोगों ने पैसे लिए अपनी पार्टी के मुखालिफ वोट डालने के लिए, और पैसे कौन दे रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग। और अंबार लगे हुए हैं नोटों के, रुपयों के, इतनी रकम। फिर आखिर देखिए क्या, जब मंडी का रेट इतना ऊपर चला जाएगा तो फिर बेचारे वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा का क्या कसूर है? अब इमरान खान साहब ने कह दिया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कि जी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पहले भी उन्होंने लिया था लेकिन तब मौसूफ बच गए, उस वक्त पता ही नहीं लगा। तो अब पता नहीं कौन कौन पर्दा नशीन है, क्या क्या हो चुका है इस मुल्क में, किस किस ने कितने पैसे लिए हैं। तो जनाब किस्सा मुख्तसर, अब एक नई मंडी लगने जा रही है। बस आप इंतज़ार करें इन सेनेट इलेक्शन में। अगर ये ऑर्डिनेंस जो है ये नहीं चल पाता आगे, सुप्रीम कोर्ट के ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, ये उस पर है कि क्या सीक्रेट बैलेटिंग होगी या फिर सबके सामने। तो अगर सीक्रेट बैलेटिंग होगी तो फिर तो मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह असद खरल साहब ने बताया था ना खबर, तो मैं आपको खबर दे रहा हूं कि मंडी फिर लगेगी और कोई नहीं इससे बच सकेगा, तहरीके इंसाफ भी नहीं। असद खरल साहब, बाबू डोगर साहब मेरे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। फिर चीनी स्कैंडल के हवाले से इमरान खान साहब अब कुछ नया करने जा रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। असद खरल साहब ये बताइए, ये सहाफ़ियों के लिए तो कोई शायद अचंभे की बात नहीं है कि ये वीडियो सामने आ जाना, लेकिन वो बात ज़रूर अचंभे की होगी जो आपने 1 फरवरी को बात कर दी थी हमारे प्रोग्राम में। पहले मैं दिखाना चाह रहा हूँ क्या कहा था असद खरल साहब ने, ज़रा देखिए। मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि हुकूमत की ये अटेम्प्ट है, हुकूमत ये कार्रवाई करने जा रही, जोड़ सार के बैठ के, जिनको नाड़ी कहते हैं ना, वहां पे बड़े बड़े कानूनदान हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने बाल फेंक दिया, कोर्ट के अंदर ओपिनियन के लिए। इधर से लेजिस्लेशन की बात भी हो रही है और साथ ऑर्डिनेंस भी कहीं ना धमके। अब बीच में कोई नया कानूनी रास्ता ना, अब ऑर्डिनेंस अगर आ जाता है, ऑर्डिनेंस अगर आ जाता है, पहले भी तो ऑर्डिनेंस आते रहे, इसी हुकूमत ने लाई है ना ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक चैलेंज नहीं, सेट असाइड अभी तक प्रेसिडेंट ऐसी नहीं है। अच्छा 120 दिन के लिए अगर आप इजाजत दें बाबर साहब। नहीं आईनी तरमीम पे फिर ऑर्डिनेंस सुन तो ले, मैं जुगाड़ की कह रहा हूं कि बीच में सर जोड़ के बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फेंक दिया। इस पर क्या होता है? इधर से मुश्तरका सेनेट और कौमी असेंबली का इजलास भी हो सकता है, बड़ी चीजें हैं, मैं भी सारी खोल नहीं रहा। अच्छा चलें, लिहाजा ये अपसेट हो सकता है, ओपन हो सकती है। लेकिन जी खरल साहब छा गए आप, जबरदस्त, बिल्कुल एक एक बात आपकी दुरुस्त साबित हुई। एक तो ऑर्डिनेंस आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये रिमार्क्स भी सामने आया कि जी ये अगर मशरूत ना होता तो फिर हम कलदम कर देते, कलदम भी नहीं हुआ। तो दोनों बातें, ना सिर्फ आपने कहा मैंने कहा था हुकूमत जो भी वो रास्ता इख्तियार करेगी वो आईनी होगा। क्योंकि डोगर साहब ने जो बात की, मैं भी उससे 100% आज भी एग्री करता हूँ कि आईनी तरमीम जो है उसके लिए ऑर्डिनेंस तो पागल ही जारी करेगा ना, यानी आईनी तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस तो जारी किया ही नहीं गया ऑर्डिनेंस को। और फिर उसमें अंदर एक और बड़ी बात, यहाँ पे डोगर साहब बात करेंगे, मैं समझता हूँ कि जो हुकूमतें जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसके जो इनको अनाड़ी कहते हैं, मैं समझता हूँ इनको सलूट मैं पेश करता हूँ उनकी इस विजडम के ऊपर। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है जो उनको, जो बैरिस्टर फरोग नसीम साहब है जो कानून इंसाफ के, और मशीरे जो उनके जो मामले खसूसी हैं बाबर अवान साहब सेनेटर जो है। अब ये 3 लोग जो हैं इन्होंने इमरान खान साहब को, जारी बात है ये एक सारी चीज़ें बताई, इमरान खान साहब ने उनकी एडवाइस पे अमल करते हुए
सुप्रीम कोर्ट का रास्ता सदर के जरिए खटखटाया और दूसरा आर्डिनेंस का रास्ता भी अपनाया। और मशरूत आर्डिनेंस वाला जो मामला है ना, इसके अंदर सुपरमेसरी जो है ना, ये बड़ी एक बात है। अगर इस आर्डिनेंस के अंदर मशरूत का लफ्ज ना होता तो उसामा साहब आपकी पार्लियामेंट, आपका आइन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारा जो है ना उसके अंदर एक बड़ा मसला खड़ा हो जाना था, क्यास क्रिएट हो जाना था, एक बड़ा बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो सकता था। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में आज तक जब से ये पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने ना कभी लेजिस्लेशन को सेट असाइड किया है, ना प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डिनेंस है उसको कभी सेट असाइड किया। वैसे इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में कुछ नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं हुआ था, आके फेंका था इफ्तिखार चौधरी ने बड़ा कुछ किया हुआ है सर, जाने दे। वो ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, इफ्तिखार चौधरी साहब ने धमकियां लगा के पार्लियामेंट ने सब कुछ किया था। इफ्तिखार चौधरी साहब ने लेजिस्लेशन को सेटिस्फाइड नहीं किया था, ये थोड़ा सा अपडेट कर ले। संगीत नोट रखा था ना, गर्दन दबोच के तो किया था। अच्छा चले सर, मैं इस पर आता हूं, मुझे वो वीडियो दिखानी है, पार्लियामेंट ने किया था। इफ्तिखार बाबर साहब अभी प्रोग्राम से पहले आपने बड़ी जबरदस्त बात की, तो ये जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून है उनका कोई कसूर नहीं है। आप सही कह रहे थे, मैं मानता हूं। जिस तरह आपने कहा ना कि जब इतने नोट किसी के सामने होंगे, इतने नोट सर, पूरी टेबल भरी होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उसका रिप्रेजेंटेटिव आया होगा और उसने नोट आपके सामने, आप यानी जितने कर सकते हो उठा लो, तो सर फिर क्या कसूर तो नहीं है? फिर किसी भी एमपी का कसूर नहीं है, किसी एमएनए का, किसी सेनेटर का, ये कसूर ही नहीं है। फिर सही कह रहे हैं बिलावल साहब के, अभी जिस तरह जलसा हो रहा है हैदराबाद में कि जी कठपुतली वजीर आजम है, बिल्कुल सही है। असल वजीर आजम तो वो होगा जो ऐसे ऐसे आए, टेबल भरे हो। अच्छा उसामा साहब, मैं एक थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर दूं जी कि आर्टिकल 206 जो है ना आइन का, वो ये कहता है कि इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट, ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। शैल बी बाय सीक्रेट, वो तो बाउंड कर दिया ना। अब जो इलेक्शन एक्ट है, इलेक्शन एक्ट जो है उसकी आर्टिकल 122 का सेक्शन 6 जो है वो ये कहता है पोल फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द सेनेट शैल बी हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट। अब इस पे एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बाबर अवान भी थे, फरोग नसीम भी थे और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी थे, ठीक है, जिसमें बाबर अवान साहब ने ये प्रपोज किया कि इस पे हमें एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। लेकिन फरोग नसीम और अटॉर्नी जनरल ने इसकी मुखालफत की, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम आइन से मुतसादिम कोई ऑर्डिनेंस कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बाबर अवान अड़े रहे कि नहीं, ये हम उसमें हम ला सकते हैं। अच्छा, बाबर अवान प्रिवेल कर गए। फरोग नसीम और अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने कहा ठीक है जी, इमरान खान साहब ने बाबर अवान साहब की बात मान ली और इस पे ऑर्डिनेंस ले आए। और मशरूत वाली बात जो है वो ऑर्डिनेंस वो प्रिवेल कर गए। ऑर्डिनेंस जो है मशरूत रखा जाए। ऑर्डिनेंस मशरूत ये है कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ जाती है तो ऑर्डिनेंस की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। ऑर्डिनेंस खुद कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले आइन से मुतसादिम तो ना हुआ ना, फिर बात ऑर्डिनेंस तो आइन से मुतसादिम है, ये अब डिसाइड करना है सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर साहब आपने अभी जो बात की इसी हवाले से थोड़ा सा फिर आप ही करें। आपने दो बातें की हैं, आइन से मुतसादिम तब है जब सुप्रीम कोर्ट, अभी तो आना है ना फैसला, अब सेक्शन 6 की बड़ी अहम बात है। आपने कहा कि इलेक्शन शैल बी, ये इलेक्शन एक्ट की बात हो रही है और ये कानून, इसमें आइन नहीं है। अगर ये सेक्शन 6 जो है इसका आर्टिकल सुन ले, अगर इसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है ऑर्डिनेंस के जरिए तो देन उसमें आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, तो फिर वो नाफजुल अमल रहेगा। ऑल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आइन के अंडर अदर देन दोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड वो तो आइन की बात हो रही है। शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट ऑल इलेक्शन, वज़ीर आला के इलेक्शन के अलावा। आ गया इलेक्शन एक्ट की बात करें। अब जो दूसरी पढ़ी शिका आपने वो भी पढ़े जरा सर, वो पढ़े जरा डॉक्टर साहब, मजा आएगा, डिबेट है। वो इसके अंदर ही आ गई ना, वो भी तो आइन की एक्सटेंशन है ना। आइन कह रहा है कि सीक्रेट बैलेट, वो भी कह रहा है और वज़ीर आला के अलावा वो ठीक है। अब ये तो सारे लोग दिखा के इसके अलावा सारे इलेक्शन जो है वो सीक्रेट, मामला तशरी तलब आ गया। अब मॉडिफिकेशन आ गई, आइन के अंडर आती है ना, रेगुलेशन बनती, कानून बनता है, आइन के नीचे बनता है। अब ये आ गई डॉक्टर साहब, उसी को रिफ्लेक्ट किया मॉडिफिकेशन में जो एक्ट के अंदर आ गया, ठीक है। अब ये जो वो कह रहे हैं कि ये जो 6 है ना सेक्शन जो इलेक्शन एक्ट किया, जो कि आइन के ताबे एक मॉडिफिकेशन हुई है, इस मॉडिफिकेशन की तशरीह जो है ये करना चाह रही है हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए
कि जनाब उसके अंदर हमें एक कोई लूप यानी ये एक चीज अमेंड करना चाहिए। सर मैं आपको बताता हूँ, बाबर अवान साहब का ये कहना था आइन के अंदर ये चीज क्लियर नहीं है कि इसमें नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और सेनेट भी अब मामला तशरीह तलब बन गया ना। अब बात ये है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है कि और इलेक्शन से मुराद सेनेट भी है, नेशनल असेंबली भी मामला है, तशरीह का आ गया ना। अगर तो तशरीह का मामला है, सदर की बात हो रही है, अगर तो तशरीह का मामला तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही प्रॉपर फॉरम है, ऐसे आ गया क्योंकि ओबामा आ गया ना। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि ये जो एक्ट है या जो वहां पे ओबाम है और एक्ट के साथ ऑर्डिनेंस को मिला के पढ़ती है और इस लफ्ज को जो शेल बी वाला है, सीक्रेट वाला, इसको वो कहती है कि ऑर्डिनेंस के जरिए या हुकूमत की ख्वाहिश है उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि इसके अंदर अगर कानून की ये अमेंडमेंट, अब ये तो तशरीह का मामला ना, मैं और आप तो लोग सब नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट यकीनन आइन और कानून के ताबे और आइन का वही जो मामला है वो कानून को ही देखेगी। तो जो भी चीज़ें, ये बड़ा एक बरीक काम है, मामला है सर्कमस्टेंसेस का। अब हालात ये है कि इलेक्शन आ जाना, 11 मार्च को डेडलाइन है उसकी, ठीक 11 मार्च से पहले इलेक्शन है, 11 फरवरी को शेड्यूल आपने अनाउंस कर देना है, उससे बाद आप कुछ कर नहीं सकते। अब ये बड़ी अहम बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जब शेड्यूल कुछ जारी हो जाता है तो उसके बाद ना ट्रांसफर हो सकती है, ना पोस्टिंग हो सकती है, ना कोई अमेंडमेंट आ सकती है। अगर 11 के बाद तो मेरे ख्याल फिर एक अवाम पैदा हो जाएगा। अच्छा, ये क्या उसके बाद जो स्टेटस है उसको किस तरह तब्दीली पर किया जाए? अभी तो स्टेटस है, हर कानून जब मैंने कर देगी। हाँ, यही मसला है। मैं गुजारिश करूं सर, वो चूंकि मैं तो भूल गया हूँ, कानून पढ़ा जरूर, अब तो इस बात को 15-20 साल गुजर गए। तो कानून की बेस होती है अखलाकियात। अब मुझे बताएं ये मामला पाकिस्तान में इसी तरह चलता रहेगा? ये टेबल तो ये देखिए ना, यही है ना, ये देखिए ना, इस तरह टेबल्स पर ये दौलत के अंबार लगाकर नोटों का ये यूं ही चलता रहेगा। सेनेट, ये कौमी असेंबली, ये प्रोविंशियल असेंबलीज, एमपी, अब यही बात है ना, यूं ही चलते रहेगा। अब ये सुन ले बाबर साहब, पहले बाबर साहब कमेंट्स पर, बाबर डोगर साहब, ये इस तरह ही चलता रहेगा या ऑपोजिशन को बैठकर कहना चाहिए कि नहीं, कौम को दिखाएं कि यार पॉलिटिशियन साफ शफाफ होते हैं, ये ऐसे नहीं होते, पैसा बनाने के लिए नहीं अवाम में आते, ये हम सरमाया बनाने के लिए नहीं आते। देखें, एक दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। जब सादिक सिंजानी साहब का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे, उस वक्त भी एक गेम चली थी, उस वक्त पीटीआई उस गेम का हिस्सा थी। आपको याद होगा होगी उस 2 नंबर का हिस्सा तो पहल करनी है ना। चेयरमैन सेनेट को इलेक्ट कराया गया, इसके बावजूद की मेजोरिटी नहीं थी उनके पास। पीटीआई भी हिस्सा थी और जरदारी साहब भी क्लेमेंट थे, हिस्सा थे जरदारी साहब। एक मिनट सुन लेना। जी। उसके बाद जब अदम इत्तेमाद लाई गई तो पीटीआई साजिद सिंजानी साहब को सपोर्ट कर रही थी और इस पूरे गंदे अमल का हिस्सा थी, उस वक्त भी हिस्सा थी। अच्छा, अब मसला ये कि अब इलेक्शन में जो डिवीजन नजर आ रही है, देखिए पीटीआई के पास रिसोर्सेज हैं, पीटीआई पीएमएलएन की एमपीएस खरीद सकती है, इसमें मैं कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन पीटीआई के अंदर शदीद डिफरेंसेस हैं, ये भी एक हकीकत है। पीटीआई के अंदर एमपीएस और बहुत सारे लोगों में ये रिजेंटमेंट है, एमएनएस में भी, कि जनाब आप एक ऐसे बंदों को टिकट दे रहे हैं जिनका पीटीआई से कोई लेना देना दूर और फंड उनको मिले नहीं, तरक्याती काम हुए नहीं, बहुत सारी महरूमियां उनके, बहुत सारे मसाइल भी हैं। तो पीटीआई के अंदर भी एक वो ठीक है। आप मुझे बताएं, अगर पीटीआई अगर इमरान खान, आप जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उस वक्त इलेक्शन में जो पीटीआई केपीके के लोग बिके थे, ये जिनकी वीडियोज आ रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया था, तो उस वक्त फिर जब साजिद सिंजानी का इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त भी स्टैंड लेना चाहिए था। बिल्कुल सही है। और उसके बाद जब साजिद सिंजानी के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक आई, उस वक्त भी प्रिंसिपल फिर स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एक मुद्दा शामिल कर दे, एक पॉइंट मेरा खरल साहब, लेकिन मसला ये है, ये बात सही है, आप खुद फंस गए हैं इसमें। अब आपको याद आ रहा है कि अब सारी मॉरल जो ग्राउंड है वो नजर आ रही है। मगर 2018 में तहरीक इंसाफ पैसा नहीं चला सकी थी। बिल्कुल, ये अब चला होगा, ये हमारे प्रूफ है, हमारे पास नहीं, लेकिन जो सबूत हमारे सामने हुआ कि जी के तहरीक इंसाफ के लोग थे, उनकी पैसा तहरीक इंसाफ के खिलाफ चला था, हुकूमत उनके पास थी साहब, लेकिन वो पैसा नहीं लगा सके। पैसा चला सकते थे, केपीके में उनके पास हुकूमत थी जी, वो डेवलपमेंट के नाम पे ब्राइब है ना, डेवलपमेंट के फंड भी। अब ये डोगर साहब जो बात कर रहे हैं ना सर, पीटीआई के एमएनए, वो तो एक इनडायरेक्ट है, ये तो डायरेक्ट नोट रखे हुए सामने। मुझे ये बताएं, ये डायरेक्ट नोट पीपल्स पार्टी के लोग हैं जी, ये पैसे फेंक रहे हैं, पैसा फेंक तमाशा देख, जिनके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस पार्टी के हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं, वो चेयरमैन है। नून लीग के लोग जो है वो भी कहते थे कि सेनेट के जो इलेक्शन के अंदर हमारे साथ हाथ हो गया, हुकूमत ने हमारे साथ हाथ कर दिया।
डोगर साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने 2018 में अगर आपने 20 बंदे फारग किए तो सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो कि बिल्कुल सेनेट के इलेक्शन में वो सपोर्ट किया उन्होंने सादिक संजरानी को, पहले भी जरदारी साहब ने पहले क्लेम भी किया, बाद वो मुकर भी गए, अदम इत्तेमाद में दूसरी तरफ चले गए। वो जो हुआ था मामला डोगर साहब, उसमें इमरान खान साहब का इतना शायद रोल नहीं था, आप भी समझते हैं। अब इमरान खान साहब का जो रोल बन रहा है उस वक्त जो बंदे गायब होने की बात हो रही है, 2018 में नून लीग की गवर्नमेंट थी, उनके पास मेजोरिटी भी थी और वो सेनेट का इलेक्शन हार गई थी। मुझे पता है अदम इत्तेमाद सारा जरदारी और सारा बीच में इकट्ठे हो गए थे ना सारे, और किस तरह हुए थे इकट्ठे वो भी आपको उसमें जरदारी इमरान भाई भाई बन गए थे। अच्छा, अब मामला मरियम साहब ने नारा भी लगा दिया, उसके बाद मरियम बिलावल भाई भी बन गए, क्या मसला? बहन भाई। अब मामला ये है, बहन भाई सॉरी, अब मामला ये है कि जो आप उसामा साहब बात कर रहे हैं, चले मान लेते हैं सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाता है तो उसे भूला वो नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब जो है वो गंद साफ करना चाहते हैं, ये नोटों वाला जो मंडियां वो बंद करना चाहते हैं, अमलन उसका मुजाहरा करना चाह रहे हैं, हर फोरम पे और हर सतह पे वो जा रहे हैं। हालांकि उसके हवाले से एम्बैरेसमेंट भी क्रिएट हो सकती है, कोई सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कॉन्सिक्वेंस आप चाह रहे हैं, मजबूरन चाह रहे हैं, जो भी है हर तो तरीके से अपोजिशन के साथ आ जाए ना, हमेशा के लिए खत्म। पास इस वक्त हर कोई फायदा लेने के चक्कर में क्यों साथ देगी? अपोजिशन को एक मौका मिल रहा है अपना चेयरमैन सेनेट लाने का, वो क्यों इनका साथ? पैसा लगाने का, यानी पहले तरीके साहब के पास मौका था, उन्होंने किया 2018 में तो नहीं कर सके, 2018 में तरीके साहब नहीं चला सके पैसे। एक चीज मैं आपको बता दूं, जी इमरान खान साहब अपना चेयरमैन सेनेट चाह के भी नहीं ला सकते, ये तो आप वो तो जीत के भी उनकी 29 सीटें बनती हैं। बिलावल ने कहा तो है, अभी भी हैदराबाद में आप खुद कह रहे हैं फाटिफ का बिल इन्हीं असेंबलियों से पास हुआ, इसी अद्दी अक्सरियत के साथ अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद हुआ, फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ बिल एक और चीज है, अदम इत्तेमाद सुन लेना, चेयरमैन सेनेट उसमें सीटें नहीं मिलनी थी, इसमें सेनेटरशिप मिलनी है सर, दौलत बननी है। सेनेट के खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक आई, उस वक्त तो पीटीआई के पास इसमें भी कम, जो अभी मार्च में आ जाएंगे कम थे ना बंदे, तो फिर भी अदम इत्तेमाद नाकाम हो गए जी। वही जरदारी जो क्लेम करते थे कि हमारे चेयरमैन लाए हैं, नाकाम हो गया। सर ब्रेक है, ब्रेक से पहले ना अब ये जो 18 की बात कर रहे हैं, ये अभी बात बड़ी अहम है, ये जो सेनेट में वोट बेचने पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर क़ानून से जो इस्तीफा लेने के वाले से जो बात आई है, जो अभी वीडियो स्कैंडल की हमने बात की है कि बेचने वाले वोटों से इस्तीफा ये लिया गया 20 लोगों से। उस वक्त क्या था कि ये जो वज़ीर क़ानून थे खैबर पख्तूनख्वा सुल्तान मोहम्मद खान, इमरान खान साहब ने, ये होती है ना, ये होती है लीडरशिप। वहाँ पे उन्होंने डिस्क ये नहीं लिया कि मेरी हुकूमत गिर सकती है, लोग नाराज़ है। फिर उसके बाद ये जो 2018 की वीडियो मौजूद जो वज़ीर क़ानून आप दिखा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा सुल्तान मोहम्मद खान भी मौजूद हैं, और इस मामले की बाकायदा तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट बाकायदा की गई, और उसके ऊपर खरीदो फरोख्त की जो वीडियो जब ये मंजरे हम पर आई, जो अभी हम दिखा रहे हैं नाज़रीन को, पैसे वसूल कर रहे हैं, किस तरह अरकान असम्बली और किस तरह उनको वसूल करते और देते हुए अदा करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में पीटीआई अरकान नोटों के ढेर के सामने ये बैठे देखे जा सकते हैं, हमने ब्लर किया हुआ है ताकि हम नहीं चाहते किसी की इस तरह दिल आजारी हो या किसी को तज़हीक करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा एक्टिविटी या उस मिथ को हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हमारा किसी पर्सनैलिटी या बंदे के ऊपर फोकस नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरा मतलब पीटीआई अरकान करोड़ों रुपए में बिके, फिर ये बाबा डोगर साहब कंसेंसस लेके आए, बिके और वोट पर ब्रेक का वक्त हो रहा है। हैदराबाद में पीडीएम का मुझे ये बताएं, क्या इन्होंने कहा इधर वाले जो बंदे हैं आपको पता है वो नून लीग वाले जो लोग हैं, ये बागी कहते हैं हम एक्शन लेंगे, वो कहते हैं हम इस्तीफे लेके फिर रहे हैं। आपने कहा था वोट को इज्जत दो, इस्तीफे दो, हम लेके फिर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा सेनेट के अंदर जो बंदे हमारे गायब हुए हैं, ज़मीर फरोश हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मरियम साहबा ने पब्लिक एड्रेस के दौरान कहा कि 2 बंदों के चले ही गए थे तो लेकिन हम मुंह पे मारेंगे, वो आज तक मुंह पे नहीं मारे गए। इस्तीफे स्पीकर पीछे है, हुकूमत पीछे है कि इस्तीफे लाओ, बंदे नजर नहीं आ रहे। 31 दिसंबर का, 31 जनवरी का ये कौनो फेल में तजाद है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा गया ओपन होना चाहिए, टॉपिक रह जाएगा। कोलो फेल में तजाद ही गिराना है ना, तो मैं आपको इमरान खान सर ब्रेक है, तो यहाँ पे 4 दिन लग जाएंगे, इसको छोड़ दें। कोलो फेल में तजाद कोई यहाँ पे ऐसा हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट पूरा हो जाए। मुझे सिर्फ एक कमेंट आपका, सिर्फ मेरे पास 1 मिनट है। हैदराबाद में पीडीएम का जलसा, अब पीपल्स पार्टी की वहाँ पर गवर्नमेंट, ये ज़ाहिर है सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं, दुकानें भी बंद, सिक्योरिटी भी, ये ज़रूरी है, इससे कुछ हासिल हो रहा है या ये सारे असर खोते जा रहे हैं? बस जाना है और इमरान खान के खिलाफ तकरीर करनी है, ये हो गया वो हो गया, अब वो जी एक महंगाई मार्च कर रहे हैं उसके लिए मोमेंटम, इससे कुछ हासिल हो रहा है बाबर साहब इन जलसों से? ऑफ कोर्स जलसे करना अपोजिशन का राइट है, महंगाई है तो है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत के खिलाफ आवाज़ किसने उठानी है?
नहीं ऑपोजिशन उठानी, लेकिन अब सर देखिए ना, और अगर एक दफा होता है, 2 दफा, 3 दफा, 4, 5, आप कहते हैं जी अब हम इस्तीफे देंगे, वो नहीं आते, अब जनाब इलेक्शन का बायकॉट होगा, वो सियासत छोड़ दें। आप क्या चाहते हैं, घरों में जाके बैठ जाएं, खामोश हो जाएं, कुछ ना करें? मैं आपको ये नहीं कह रहा, लेकिन ये ऑप्शंस आते हैं, सियासत है, सियासत चलती है, सियासत में मुख्तलिफ ऑप्शंस भी आते हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेमाल भी होता है, अपना प्रेशर बढ़ाते हैं। आसिफ जरदारी साहब ना तो शामिल होने के लिए ख्वाहिशमंद है, ना वो धरने में शामिल होंगे, मुझे ब्रेक लेनी है, इस्तीफे देना चाहते हैं, अदम एतमाद की तरीका आनी नहीं है, ब्रेक लेते हैं और इसके बाद बात करेंगे ना। ठीक है 23 तक जलसे करेंगे। अब नया एक निज़ाम लाया जा रहा है कि ये जो चीनी बहरान सर उठाता है, चीनी महंगी हो जाती है, बार बार होती है, इसको रोकने का कोई निज़ाम नहीं था, तो अब एक और मरबूत निज़ाम लाया जा रहा है। ये क्या है, कामयाब होगा? ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। दौलत भी क्या चीज है, जितनी ज्यादा आए इसकी हवस, हिर्स और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। पाकिस्तान में सबसे अमीर तबका अगर देखा जाए तो शुगर मिल मालिकान उनमें से है, और हाल ये है कि हुकूमत की तरफ से कहा गया कि आप एक मॉनिटरिंग का निज़ाम लेकर आएँ ताकि हुकूमत को पता चल सके आपको कितना आ रहा है, गन्ना कितना आ रहा है, कितनी शुगर बन रही है, कितनी बिक रही है। वो एक मॉनिटरिंग का ही नहीं, कैमरों के लिहाज से एक सेंट्रल सिस्टम हो। कोई नहीं ला सका, हुकूमत कहती नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब हुकूमत को मजबूरन इस गरीब आवाम पर बोझ डालना पड़ रहा है। 35 करोड़ रुपए से एक मॉनिटरिंग सिस्टम लाया जा रहा है, कैमरे लगेंगे, पूरा एक सेंट्रल सिस्टम होगा कि उसमें देखा जाएगा कितनी शुगर बन रही है, और अब इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया जाएगा, उसको ये ठेका दिया जाएगा। अब वफाक कैबिनेट इसकी मंजूरी देगी। लेकिन दुख की बात यह है, इतनी दौलत, इतना पैसा, दिनों में करोड़ों रुपया कमाने वाले, साल में अरबों रुपया बनाने वाले, ये नहीं किया कि उन्होंने ये 80 शुगर मिल्स इनके लिए किया जा रहा है, इनके लिए कुछ खास नहीं है ये काम करना। लेकिन नहीं, क्यों, यानी आ बैल मुझे मार, खुद ही मॉनिटरिंग का सिस्टम लगा देते। इसी बारे में हम बात करेंगे कि क्या ये सिस्टम कामयाब हो सकेगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और किसानों को क्या अब तक कुछ फ़ायदा हो सका जब से ये हुकूमत ने कोशिशें की हैं। सैयद महमूद बुखारी साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, हमारे साथ हैं। सैयद महमूद बुखारी साहब, ये बताइए आपको क्या लग रहा है, ये सिस्टम कामयाब हो सकेगा? ये आपके पैसों से, आवाम के पैसों से ये सिस्टम लगेगा? 35 करोड़ रुपया, ये भी अब गरीब पर बोझ जाएगा, जो बेचारा पहले ही महंगाई से तड़प रहा है कि जनाब उसको चलो खुराक तो कुछ ठीक मिल जाए, कोई कम पैसों मिल जाए, उसी से पैसा लेकर ये सिस्टम लगाना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया उसामा। गुजारिश ये है कि थोड़ी सी मैं आपको ये गुजारिश कर दूं कि एक ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने 2020 नाफिज किया, शुगर केन अमेंडमेंट एक्ट, उसकी 23 मार्च को डेट ख़त्म हो रही है। अब गुजारिश ये है कि इस ऑर्डिनेंस की ही वजह से किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ, जिसका हम इस बात पे खुश हैं कि हुकूमत ने पहली दफ़ा ये ऑर्डिनेंस लेके आए। मगर 23 मार्च को ये ख़त्म हो जाएगा। पहली तो आपके चैनल के तवस्सुत से ये गुजारिश है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि इसको एक कानून का हिस्सा बनाएं, पंजाब असम्बली को ये डायरेक्शन दें कि वो इसको पास करे और बाकायदा ये बार बार ऑर्डिनेंस जारी ना होना पड़े। ठीक है। और दूसरी बात ये है, बड़ी अहम बात, कि ये जो शुगर मिल के लोगों ने भी एक इश्तिहार दिए और उसके ऊपर कहा कि शुगर कंटेंट इतना नहीं इतना है, और हुकूमत ने कहा नहीं नहीं इतना है, तो उस के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त 4 अरब रुपया जो है वो पड़ा हुआ है, किसानों का ही है, उसे शुगर सेस जो है वो फंड कहते हैं, वो हमसे ही कटौती होती है और वो तरक्याती कामों में लगाया जाता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि हर मिल के अंदर जो है वो लेबॉर्ट्री लगाई जाए, जो एक लेबॉर्ट्री तकरीबन कमो पेश 35 लाख में वो लग जाएगी, और हमेशा के लिए ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा कि शुगर कंटेंट कितना है और कितना अच्छी तजवीज़ है। मैं एक अर्ज कर दूं, वो जो लेबॉर्ट्री बनेगी ना, जिस तरह वो यहाँ पर कमिश्नर जो थे वो लेते थे ना महाना मंथली, ये रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा कि ये शुगर कमिश्नर वगैरह, वहाँ वो जो आप सरकारी ये बनाएंगे वहाँ पर भी उनको पैसा देंगे और उनसे आप जिस तरह की चाहें आप शुगर की रिपोर्ट बनवा लें। आप कहें कि ये शुगर नहीं नमक है, मैं आपको लिख कर देता हूँ, कहेंगे जी शुगर नहीं नमक निकला है।
आप तो खैर चलें। अच्छा ये बुखारी साहब इनके कहने पे, आपके कहने पे नहीं बनाएंगे वो, आपके कहने पे तो वो कंटेंट भी कम करेंगे। वो जो मिल मालकान है, जिस तरह के फ्लोर, अगर आप आटे का सैंपल लेते हैं तो पंजाब के अंदर एक अदद कोई लेबॉर्ट्री है गालबन, और जो मुझे फ्लोर मिल वाले खुद लोगों ने, जो इनसाइडर ने बताया, उन्होंने कहा आप चेक कर ले, वहाँ पे कभी वो सैंपल ऑलमोस्ट फेल करते ही नहीं है। और हालांकि आपको पता भी है जो आटा हमें मिल रहा होता है मार्केट में, उससे फाइन निकाल लिया जाता है, उससे सूजी बना ली जाती है, उसे चौकर अलग कर लिया जाता है, और उसके बाद जो बचता है वो आटा होता है जो हम खा रहे होते हैं। लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह उसका भला करे उस सरकारी लैब का, उसने कभी ऐसा कोई सैंपल फेल किया ही नहीं है। सिर्फ सैंपल उसका वो कहते हैं फेल होता है जो बार वक्त उनको जो सामने साहब ने कहा मंथली पूरी ना पहुंचे, तो उसका सैंपल स्पेशली वो खुद मंगा के तो खुद भी रौला डाल देते हैं। इस तरह ये बात उसामा साहब की बड़ी अहम है। दूसरा 4 अरब की जो बात की है ना शुगर सेस के वाले से, आपको पता है वो पड़ा नहीं हुआ, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, आपको खबर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। और ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि अभी हम चाहें या आप चाहें नैब या एंटी करप्शन में केस कर सकते हैं। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें मैं पिटिशनर था कि आप जो डेडिकेटेड फंड है, ये हुआ था 105/12 कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन में, जब एक मीडिया जो है एडवर्टाइजिंग कंपनी को जो मोबाइल कंपनी का R&D के जरिए जो जिस तरह ये कटता है पैसा कि ताकि रिमोट एरिया के अंदर कनेक्टिविटी की जाए, और वहाँ पे कंपनीज को इस पैसे से जो 5% टोटल से कटता है, ताकि वहाँ पे कंपनीज जो के टावर वहाँ पे लगा दी जहाँ प्रॉफिट आता है, ताकि रिमोट पूरे पाकिस्तान को किया जाए। और वहाँ पे जो कमी होती है ना, कंपनी को लॉस होता है, वो R&D के इस 5% की जो कटौती है, जो कि 60 अरब बन गया था उस वक्त, जो बाद में IPPs को भी दे दिया गया, उसमें अब 4 अरब का जो पैसा है, ये 4 अरब का पैसा जो पड़ा हुआ है अकाउंट के अंदर, डोगर साहब, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में पड़ा हुआ है, लेकिन आगे जा चुका है। जांच का पूरा बता दूं मैं आपको जी, इस वक्त वो अकाउंट से खुर्द-बुर्द हो चुका है, यानी आगे पीछे हो चुका है। अच्छा, उस अकाउंट के अंदर आज अगर डेट में देखेंगे वो 4 अरब की अमाउंट कागजों में जरूर है, कटौती भी जरूर है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे सीएम साहब, बुजदार साहब को शायद पता ये हाल हो रहा है। अच्छा महमूद साहब, मुख्तलिफ फंड्स के अंदर वो जा चुकी है, खर्च हो चुकी है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। ये हाल हो रहा है। अच्छा अब बुखारी साहब ये बताएं कि ये जो अब 80 शुगर मिल्स पर मॉनिटरिंग सिस्टम लाया जा रहा है, जिस तरह आपकी तजवीज़ अच्छी है, एक तो जिस तरह आपने कहा कानून साजी प्रॉपर होनी चाहिए वो भी, और जिस ये लैब्स बनाने का भी, तो ये उसी तरह का एक काम है कि लैब भी चले, अच्छी तजवीज़ आपकी। ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम लाया जा रहा है, वो भी निजी कंपनी को ठेका दिया जा रहा है। FBR का क्या काम है, जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि ये 20,000 की जो फौज है, ये तो अगर खत्म कर दें, ये लोगों को 1 अरब के कहते हैं 20 करोड़ दे, 80 करोड़ बचा ले, ये तो तरीके बताती है। तो निजी कंपनी जो है वो भी मिलों के साथ मिल जाएगी, FBR भी मिल जाएगा। बुखारी साहब जी, ये तो बात दुरुस्त है खरल साहब जो कह रहे हैं, हालात तो ऐसे ही हैं, मगर हमने इन हालात का मुकाबला करते हुए अपनी आवाज़ को आप लोगों के तवस्सुत से जो है वो हुकूमत वक्त तक पहुंचानी है। गुजारिश ये है कि आपकी ये बात दुरुस्त है कि FBR अभी भी सही तौर पे काम नहीं कर रहा, और हमें भी ये इतलात गाहे बगाहे मिलती रहती हैं। और अभी ये जो कैमरे लगाने का इशू आया है, गवर्नमेंट ने तो बहुत पहले कहा था, मगर अभी तक चंद मिलों के अलावा जो है वो उन्होंने कैमरे नहीं लगाए ताकि मॉनिटरिंग हो सके। हम तो ये कहते हैं कि आप जो है वो इस इंडस्ट्री को बिल्कुल पाक साफ करें हुकूमत, और वो इसी तरह ही हो सकती है कि जिस तरह ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, और एक अच्छा ऑफिसर शुगर केन कमिश्नर की शक्ल में जो है वो आया है, मियां ज़मान वट्टू, जो सही काम कर रहा है। हम समझते हैं किसानों के फ़ायदे के लिए काम कर रहा है और धड़ल्ले से काम कर रहा है, जो इनको पसंद नहीं है और उनके ख़िलाफ़ इश्तिहार भी देते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अब आखिरी चूँकि दिन हैं शुगर केन सीज़न के, उसामा ये अब फिर परेशान करेंगे अगर ये ऑर्डिनेंस ख़त्म होगा, पेमेंट्स ये रोकेंगे। अभी एक और बात मैं आपको बताऊं कि मिठास जो है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 8.7 पे रेट तय किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उसके बाद जितना उसकी मिठास बढ़े, जिस तरह खरल साहब ने भी पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इसकी मिठास डे बाय डे बढ़ती है, और उसी रेशो और जब शुगर केन सीज़न शुरू होता है और उसके बाद उसका देखें कि कम से कम अगर आज हम 13% है
तो 25 रुपए इजाफी जो है वो देना चाहिए, एक बात। दूसरा ये है कि अभी तक अगर हम एवरेज लगाएं तो 230-31 रुपए जो है वो उसमें गन्ना इन्होंने ख़रीद किया है, मगर चीनी की जो है वो कीमत का तयन हुकूमत क्यों नहीं अभी तक कर रही? बन जाती है गंदम की तरह इसका चीनी की कीमत भी तय होनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कमाद लगाना है गंदम लगानी। इसमें कोई शक नहीं है कि केन कमिश्नर ज़मान भुट्टो ईमानदार आदमी है, उस पर बेतहाशा प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद वो डटा हुआ है इस पूरे माफिया के। ईमानदार बार-बार क्यों नौकरी दिखाते हैं? अब जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि क्या ये सच है कि ये शुगर माफिया, जो शुगर मिल्स मालकान है, इन्होंने कार्टेल बना लिया और एका कर दिया है कि रोजों में चीनी की कीमत 140 रुपए लेके जानी है, और इस पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? पॉसिबिलिटी क्या नॉट बी रूल्ड। डॉक्टर साहब नहीं सर, वो पूरी साजिश है। डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि हमारा जो बेन असल कौम रवैया तो यही है, हम जो मजहबी दिन जो बाकी कौमें हैं वो अपनी मजहबी दिनों में लोगों को, अल्लाह की मखलूक को रिलीफ देती हैं, और हम इस ताक में बैठे होते हैं कि कब रमज़ान मुबारक शुरू हो और हम उसकी कीमत जो है वो बढ़ाएं। मैं ये समझता हूँ कि ये फिर हुकूमत की बेबसी होगी। मैंने तो पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि 63 रुपीज़ जो है वो इनकी जो है वो कॉस्ट आ रही है और इनको फ़ायदे में है। और दूसरी बात है, जो एफिशिएंट मिल्स हैं जो इस चीनी बनाने के साथ साथ जो है वो पावर के भी प्रोजेक्ट लगे हुए हैं और दीगर जो है वो उनके अंदर अपना काम कर रही हैं, तो वो सारी चीज़ें देखकर चीनी का रेट मुकर्रर करके इस मामले को ख़त्म क्यों नहीं हुकूमत करती? हुकूमत क्यों लटका रही है? हम हुकूमत से भी ये बात कहेंगे कि वो चीनी का रेट मुकर्रर करे, जिस तरह गन्ने का रेट वो मुकर्रर करते हैं, जो कि हक़ाइक़ पर मबनी नहीं होता, मेरे अखराजात के मुताबिक नहीं होता। अब आप देखें कि अक्टूबर से लेके अभी तक आज DAP 5000 की हो गई है। आप ये देखें कि इतना बड़ा इजाफा 2-3 महीने के अंदर हो गया, यूरिया बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, तो हमारी तो कोई नहीं। मैं माफी चाहता हूँ, टाइम मेरे पास कम है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि क्या हो रहा है स्टील मिल्स का और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है। अब पता चला। अब पता चला। मामला है पाकिस्तान के एक बड़े इदारे पाकिस्तान स्टील मिल का, और इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अफसरान को कुछ नहीं कहा जा रहा और जो मुलाजमीन हैं उनके वाजिबात की अदायगी होनी चाहिए, इसके लिए इक़दामात होने चाहिए। अब होशरुबा इंकशाफात हैं। मिसाल के तौर पर 350 अरब के वाजिबात हैं स्टील मिल पर, 350 अरब के। और सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल होता है कि प्राइवेट स्टील मिलें तो बड़ी चलती हैं, इसको क्या हो गया? अब बाबूगर साहब, अब ये अजीब ये गोरख धंधा है कि किस तरह एक दास्तान है कि इतनी ज़बरदस्त स्टील मिल और दुनिया में यानी एक असासा होता है स्टील मिल का, वो तबाह हो गई। अब कोई हल नहीं नज़र आ रहा। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है हम नहीं कह रहे कि आप इसको प्राइवेटाइज ना करें, और कोई हल ही नहीं नज़र आ रहा, लेकिन 350 अरब के वाजिबात किस तरह से हुकूमत करी वो अदा होंगे, फिर इसका कोई ख़रीदार होगा। कैसे निकले इस मामले से, अब कुछ समझ। और ख़र्चा उस पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि रोज़ाना हो रहा है, रोज़ाना उस पर खर्चा भी हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहा स्टील मिल में। सामा सा स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, मुलाजमीन को सैलरियाँ उसी तरह से दी जा रही हैं। यकीन जाने ये जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने MNAs हैं, जितने सेक्रेटरीज हैं, ये सरकारी माल को मुफ्त का माल समझते हैं। उसामा साहब, ये इनके अपने कारोबार देख लें, वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हैं, और जिस महकमे का ये मिनिस्टर बनता है उसका टोटल बेड़ा गर्क हो जाता है। कल मैं रेलवे में था, रेलवे के कुछ आला अफसरान से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि रेलवे एक ट्रेन, एक माल गाड़ी जो है वो कम अज़ कम भी 100 कंटेनर एक टाइम में लेके कराची से पेशावर तक जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। और जो एक कंटेनर जो कराची से पेशावर जाता है उसको उसका ख़र्चा पड़ता है 3.5 लाख रुपया कंज्यूमर को।
अच्छा, ट्रेन यही 1 लाख में वो कंटेनर जो है वो पेशावर तक पहुंचा देती है। अंदाजा लगाएं आप कितना कि फर्क आम आदमी को 1.5 लाख की बचत है, 3 गुना 2.5 लाख की बचत हो बचत। जाती सुन है। लें जरा, सुनते जाए सर, 2.5 लाख की बचत है। मसला ये होता है कि ट्रेन ये जो कंटेनर माफिया है, इन्होंने ट्रेन के अंदर बंदे खरीदे हुए हैं, ऑफिसर खरीदे हुए हैं। जो लोग कंटेनर वहाँ पे रखवाते हैं, ये रास्ते में किसी नामालूम मकाम पर, किसी नामालूम स्टेशन पर गाड़ी को रोकते हैं, उन कंटेनर्स को खोलते हैं, उनका माल लूट लेते हैं और वो माल जो का लूट लेते हैं। तो इसलिए ट्रेन का जो सफ़र है कंटेनर के हवाले से सेफ नहीं है। ये सारी रेलवे की पुलिस होती है बोगियों ये में। सारी मिली भगत है। ये शेख रशीद साहब इतने बड़े बुलंदो बांग दावे करके गए हैं ना, इस टाइम रेलवे की माल बोगियां बंद पड़ी हुई हैं। पूरी दुनिया में रेलवे कमाता इधर से ही है। नहीं, सबसे ज्यादा रेलवे माल बर्दारी से कमाता है। कोई भी दुनिया की एयरलाइन मुसाफिरों से नहीं, रेलवे हो या बस, कोई भी सब हो, ट्रांसपोर्ट कार्गो का सबसे ज्यादा उसको फायदा होता है। अगर बोगियों के जरिए जिस तरह वो कह रहे माल आ जाए, तो जो ट्रांसपोर्ट माफिया है, जिन्होंने जेबें गर्म की होती है रेलवे के अफसरान की, जिन्होंने वजीरों मशीरों की, जिन्होंने हुकूमत के ऊपर तक माल लगाया होता है, तो फिर उनकी वो मंत्रियां। खरल साहब, आप मेरी एक बात सुने, आपको रोड्स का नेटवर्क फैलाना पड़ता है, रोड की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। एक कंटेनर जो है बाहर से मंगवाते हैं, उस पर इतनी ड्यूटियां देनी पड़ती हैं, पेट्रोल का इतना खर्चा करना पड़ता है। वही एक माल गाड़ी जो है वो 100 कंटेनर लेके आ सकती है, और उस पर उसका खर्चा जो है एक कंटेनर से 10 गुना कम है। अच्छा, ऐसे ही उसके बावजूद टाइम भी जल्दी, रेलवे खसारे में है। अच्छा, मैं उसके बावजूद मालगाड़ी नहीं चल रही, उसके बावजूद जो कंटेनर माफिया है वो अरबों रुपया कमा रहा है, और रेलवे जो है वो नीचे जा रही है, खसारे में जा रही है। रेलवे किस तरह इसका मतलब ये कि स्टील मिल की भी बात कर रहे हैं, ये अगर चलेगा तो माल नहीं बनेगा। अब मामला ये है उसामा साहब कि एक काम जिस तरह किया था मुराद सईद ने, एक काम कर दिया उसने, हालांकि अभी भी बीच में 2 नंबरियां हो रही हैं कि उन्होंने कैबिनेट से भी अप्रूवल करा लिया कि जो पाकिस्तान पोस्टल सर्विस है ना, जो पाकिस्तान पोस्ट है, तमाम जो इदारे हैं, सेमी गवर्नमेंट के जो भी ऑटोनमस बॉडीज हैं, वो अपना जो कोरियर है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट के जरिए करेंगे। आपको पता है उसके बाद कितना अरबों रुपए का उनको प्रॉफिट आया सिर्फ एक काम से। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, मुराद सईद साहब को शायद नहीं पता, उस वक्त मेरी जवाद रफीक मलिक साहब से भी बात हुई थी, जब ये मवासलात और उनके सेक्रेटरी थे, NHA वगैरह सारा देख रहे थे, मुराद सईद साहब से भी, उससे अरबों रुपए और सस्ती डाक भी हुई, आवाम को मिली भी। आपको पता है पाकिस्तान पोस्ट बहुत बेहतर हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारे महकमे हैं वो सर, ज्यादा महकमे, कोई एक आधी मिसाल हो तो अभी भी सारे महकमे तो सर और मुख्तलिफ कॉरियर तबाह है, और उससे नुकसान गवर्नमेंट का पा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बात किया, PIA देख ले, बाबदा देख, कोई तो है कर दे गवर्नमेंट, और FBR को, कस्टम को कह दे कि जनाब आप सिर्फ ये जो ये कंटेनर है सारे, ये जब अगर कैपेसिटी नहीं होगी या ये खत्म हो जाएगी, तो देन किसी और को सेकंड ऑप्शन होगी। स्टील मिल का भी बता दें खरल साहब, स्टील मिल का मैं बता रहा हूं, आपको सुन ले जी। स्टील मिल का सीधी जुगाड़ क्या है? 350 अरब वो खुद कह रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है, समझने की बात है, कहते हैं समझदार की। स्टील मिल की जो प्रोसीडिंग हो रही है, जिसमें चीफ जस्टिस हैं गुलजार साहब, जस्टिस मुजार अली कमर साहब, वहाँ पे स्टील मिल से मुतल्लिक मियाँ मोहम्मद सुमरो ने क्या बताया, कहते हैं निजकारी पर काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है, मसला पैसों का, सुन लें, पैसे लेने का नहीं, पैसे देने का, और फिर माल किस तरह बन रहा है। कहते हैं कोई भी 350 अरब के वाजबात अदा करने को तैयार नहीं। अब सुन ले, वजीर निजकारी का कहना था कि वाजबात खत्म होने के बाद निजकारी का अमल मुकम्मल होगा, यानी 350 अरब हम दे देंगे जब, तो उसके बाद खीर प्लेट में रख के खीर आप। अच्छा, साथ वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक और बात, इस पर एक छोटी सी शॉर्ट बना, दूसरा उनका रिमार्क जो बना रहे हैं, कहते हैं वाजबात अदा करके स्टील मिल को पुरकशिश बनाएंगे। ये समझ आ रही है? 350 अरब देंगे लोगों को, और 350 अरब यानी जो लेगा उसको फायदा हो गया ना, यानी उस बंदे को फायदा पहुंचा। इसको कहते हैं टेलर मेड नीलामी। एक होता है टेलर मेड, जिस तरह पॉइंट में चेयरमैन पैमरा की, ये टेलर मेड ऑप्शन है, खरीदेगा, यानी 350 अरब कहेगा जी मैं खरीद लूं 350 अरब रुपए, मैं कहां से दूंगा? ये सुन ले, 350 अरब तो फिर गवर्नमेंट क्यों दे भाई, अगर आपने बेचना ही, आगे सुन ले। फिर वो कह रहे हैं स्टील मिल को बोली लगाने का इम्कान है, असल तो उम्र कह रहे हैं हम लीज पे दे रहे हैं, आपको पता नहीं कहा नहीं,
असद उमर वो साहब तो ये भी कहते थे हम कभी भी नहीं करेंगे स्टील मिल, उन्होंने कभी कहा मुझे पता चला नहीं कर क्यों दिखाएंगे। असद उमर साहब ने कहा था कभी देखिए भी उन्होंने कहा कि मेरा तल्लक नहीं है, 14 माह पहले ये मुनाफे निजकारी में नहीं थी, होने देंगे। मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले भी इसका एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, फिर ये सालसी अदालत में चले जाएंगे। 100 मिलियन आपको पता है 10 करोड़ जो डॉलर है इसका अब ये सारा है। असद उमर साहब तो वेल्थ फंड कोई कहते थे हम बनाएंगे, उसमें हम निजकारी नहीं करेंगे जब रशिया आएंगे। ने आपको ऑफर की, चाइना ने ऑफर की, चीफ जस्टिस का शिप यार्ड आपका बंद पड़ा है, हैवी कम्प्लेक्स जो है वो आपका बंद करा है, जहाज आपके वो चाइना में बन रहे हैं। आपने रेलवे की तफसील से बात की, पीआईए का कोई मुझे बता दें बाहर की जो आप पीआईए की प्रॉपर्टीज है वो सारी अटैच हो चुकी वो हो चुकी हैं, हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स बंद पड़ा है, अदारों का बेड़ा गर्क हो चुका है, तबाह हो चुके हैं, माफिया इस मुल्क में हुकूमत कर रहा है और हुकूमत जो है वो आपको पता है मुशर्रफ हुकूमत में कितने अरब में प्रॉफिट। साहब मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, किसी ने मेरा आपसे एक सवाल है। आप बार बार इमरान खान साहब कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये जो इतना बड़ा माफिया है, ये जिसने सारे इदारों को गाल करके रख दिया है, हुकूमत उसके सामने बेबस पड़ी हुई है, तो ये एनआरओ नहीं है तो और क्या है? हुकूमत को नाको चने चुबवा रहा है, एनआरओ किसी को दिया है तो बता दें आप। प्रोग्राम को खत्म हो गया। ये यकीन करें कि पाकिस्तान के जो दो बड़े खर्चे हैं ना, एक तो ये कि कर्जों में ही सारा चला जाता है काम, 60% तो समझे हमारी कमाई कर्जों में जाती है, और इसी तरह से एक बहुत बड़ा हिस्सा कमाई का टैक्सेस जो भी पाकिस्तान इकट्ठा कर पाता है आमदनी का, वो ये इस तरह के इदारों में चला जाता है जो सफेद हाथी बने हुए हैं, और अभी तक कोई वाज़ेह हल नजर नहीं आ रहा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला।